अब अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, बैंकिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बैंकिंग में दो टाइप के हम बैंक्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, बैंकिंग। तो इसमें हमें जो बैंक्स पढ़ने हैं वो दो टाइप्स के पढ़ने हैं। एक तो पढ़ना है सेंट्रल बैंक और एक पढ़ना है कमर्शियल बैंक। ठीक, जो नॉर्मली जैसे तुम लोग जाते हो ना बैंक, तो ये कमर्शियल बैंक होता है सबसे पहली चीज़। जैसे तुम्हारा कोई अकाउंट है किसी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, तो ये जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट पब्लिक जो भी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के हैं जो भी बैंक्स हैं, तो ये सारे कमर्शियल बैंक्स में आते हैं हमारे। ठीक, यहाँ से हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। और एक वैसे सेंट्रल बैंक भी बता देता हूँ। सेंट्रल बैंक होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ही बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होता है पूरी कंट्री का। ठीक, इंडिया में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये दो टाइप के बैंक्स हमने पढ़ने हैं। ठीक, फिर इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इकोनॉमी में मनी बढ़ाना। ठीक है, मनी को क्रिएट करना। तो इसका पहला क्वेश्चन यही बनता है, मनी क्रिएशन। कैसे मनी क्रिएशन होता है? देखो, इसमें पहला क्वेश्चन अब हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स के बारे में ही पढ़ना है मेनली हमने। तो कहता है सबसे पहले तो ये बता रहा है कि दो सप्लायर्स ऑफ मनी होते हैं टोटल इकोनॉमी में। एक होता है सेंट्रल बैंक, इट कैन इशू करेंसी। जो तुम देखते हो ना, कोई भी नोट देखते हो तो उसके नीचे कभी देखना, तो उसके नीचे यहाँ पर गवर्नर के साइन होते हैं नीचे। ठीक है, ठीक है, और गवर्नर किसका होता है? RBI का। यानी कि जो मनी प्रिंट होता है, जो पैसा प्रिंट होता है, तो वो किसकी परमिशन से होता है? सारा RBI की परमिशन से। तो सेंट्रल बैंक ही वो होता है, सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट कैन इशू करेंसी। कभी भी ये नहीं देखा होगा तुमने कि पंजाब नेशनल बैंक करेंसी अपनी इशू अलग निकाल रहा है, स्टेट बैंक अलग निकाल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी होती है कि वो पैसा छाप सकता है और इशू कर सकता है। ठीक, बट एन अदर इज़ कमर्शियल बैंक। पहला तो सेंट्रल बैंक हो गया जो पैसा बनाता है, ठीक है, और दूसरा कौन होता है? दूसरा कमर्शियल बैंक होता है। बट दे कैन नॉट इशू करेंसी। ठीक है, नोट नहीं छाप सकता, लेकिन फिर भी ये मनी सप्लाई में हेल्प करता है बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। इसी चीज़ को समझना है बस हमने। ठीक है, इस चैप्टर में टिपिकल क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा यही वाला है, बाकी तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, उसमें कुछ है ही नहीं, चैप्टर ख़त्म है बिल्कुल ये। ठीक, एक ही क्वेश्चन थोड़ा सा फोकस रखना है। अब देखो क्या प्रोसेस रहता है पूरा का पूरा। अब मैं तुम्हें प्रोसेस समझाऊंगा पूरा कि कैसे जो मनी कैसे क्रिएट होता है इकोनॉमी में। ठीक है, इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। जैसे मान लो कि तुम हो, ठीक है, तुम्हारा नाम मिस्टर ए। तुमने क्या किया? एक बैंक में गए और एक अकाउंट ओपन किया। ठीक, 10,000 रुपये से। ठीक है, और ये 10,000 रुपये तुमने बैंक में डाल दिए। ठीक, तो तुमने तो डाले, बैंक ने रिसीव किए। तो इसका स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है प्रोसेस का? बैंक रिसीव, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अपना प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। प्राइमरी मतलब पहला। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ना, जैसे स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी मतलब बच्चों का जो पहला, और सेकेंडरी मतलब बाद वाला। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला स्टेप होता है कि बैंक पैसा रिसीव करता है। अब यहाँ पे तुमने अकाउंट ओपन किया, ये 10,000 रुपीज़ बैंक ने रिसीव कर लिए। ठीक है, बैंक ने इस पैसे को रिसीव किया। अब बैंक के पास ये पैसा आ गया। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? बैंक किस पैसे को लोन पे देगा, लेंड करेगा। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं लेंड करना। ठीक, लोन देना। बैंक लेंड्स मनी मोर देन इट्स रिसीव। अभी ये नहीं समझाया मैंने तुम्हें मोर देन इट्स रिसीव, सिर्फ मैंने ये बताया तुम्हें बैंक लेंड्स मनी, बैंक इस पैसे को ज़्यादा देता है। लेकिन अगर तुमने 10,000 रुपये जमा करा है ना, तो वो लोन 10,000 से ज़्यादा का देता है। वही चीज़ हमें समझनी है कि कैसे देता है। दिस मनी इज़ लेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंट्री एंड नॉट कैश। यानी कि वो क्या करता है, जो 10,000 रुपये बैंक ने यहाँ पे रिसीव किए थे, तो वो 10,000 रुपये लेंड करता है, लेकिन कैश नहीं देता। जो पैसे मांगने आता है, क्या करता है, उसका एक अकाउंट खोल देता है, अकाउंट ओपन कर देता है उस पर्सन का भी। ठीक है, और क्या करता है, जैसे उसने 10,000 रुपये रिसीव किए हुए थे, तो उसको जितने का लोन चाहिए होता है ना, अकाउंट ओपन करके उसको लोन ग्रांट कर देता है, लोन ट्रांसफ़र कर देता है। और ये अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, उसे जितना लोन चाहिए पर्सन को उतना लोन देगा, और ये लोन की अमाउंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 10,000 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। अब देखो, दो अकाउंट्स हो गए ओपन।
एक जो तुमने कराया, ठीक है, मिस्टर ए ने कराया, और ये मान लो लोन मैंने मिस्टर बी को दिया था, तो ये अकाउंट किसका खुल गया, मिस्टर बी का भी एक अकाउंट खुल गया। एक अकाउंट इसका और एक अकाउंट इसका। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट और इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब क्या होता है, जैसे मान लो मिस्टर बी ने लोन लिया, अब लोन किसी पर्पज़ के लिए लिया होगा, इसने कहीं आगे पेमेंट करनी होगी। मान लो इसने पेमेंट करनी है मिस्टर सी को, तो ये क्या करेगा, अपने इससे लोन अकाउंट से एक चेक इशू कर देगा, ठीक है। मान लो इसने लोन लिया, अमाउंट में तुम्हें बता देता हूँ 50,000 रुपये का, ठीक, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा कि अगर 10,000 रुपये का बैंक के पास जमा है तो वो लोन उससे ज़्यादा का दे सकता है। कितना ज़्यादा दे सकता है वो भी बताऊँगा। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि उसने 50,000 रुपये का लोन लिया, और मान लो उसने चेक आगे इशू कर दिया, मान लो 30,000 रुपये का, ठीक है। अब देखो इकोनॉमी में पैसे कितने थे, सिर्फ 10,000 आपने जमा कराए हैं। उससे आगे मिस्टर बी का अकाउंट खोला, 50,000 रुपये का लोन उसको मिला, और उसने सी को चेक भी दिया 30,000 रुपये का, ठीक है। इट मीन्स कि सी का भी एक अकाउंट पहले ही चल रहा होगा, ठीक है, अकाउंट एग्जिस्ट करता होगा सी का भी एक, ठीक, या ओपन हुआ होगा नया, जैसा भी कह सकते हैं। तो यानी कि एक पर्सन के अकाउंट से देखो 3 दिनों का काम चला। अब क्या होता है, बोरोवर्स कैन इशू चेक्स अगेंस्ट लोन्स इन देयर अकाउंट, ठीक, उनके अकाउंट में ये सी को भी पेमेंट कर सकता है, आगे डी को भी पेमेंट कर सकता है, ई को भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है, मल्टीपल पेमेंट्स कर सकता है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, ठीक, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ के डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू प्राइमरी प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स, देयरफॉर टोटल डिमांड्स डिपॉजिट्स आर मच मोर देन कैश डिपॉजिट्स, क्योंकि कैश डिपॉजिट का मतलब तो प्राइमरी डिपॉजिट था, और कैश डिपॉजिट में सेकेंडरी डिपॉजिट भी जुड़ गए, वो जुड़ के डिमांड डिपॉजिट बना। इसी वजह से डिमांड डिपॉजिट ज़्यादा होते हैं किससे, कैश डिपॉजिट से या प्राइमरी डिपॉजिट से, ये कैश रिजर्व भी बोलते हैं। और एक्सपीरियंस शो करता है कि जितने भी पीपल होते हैं वो सारा का सारा पैसा इकट्ठा कभी नहीं निकालते, ठीक, यानी कि जैसे आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए ना, तो आप जो विड्रॉ, मान लो 10,000 रुपये आपने जमा कराया और आपके कुछ और दोस्त हैं या और लोग हैं, काफ़ी लोगों ने पैसा जमा करा रखा है, ठीक है, जैसे मान लो 20 लोगों ने इकट्ठा जमा करा रखा है पैसा, ठीक, तो 20 लोगों के हिसाब से कितना जमा हो गया टोटल, 2 लाख रुपये। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर 20 लोगों ने 2 लाख रुपये जमा करा रखे हैं, तो क्या ये सारा का सारा पैसा वन डे सेम टाइम पे निकाल लेंगे, पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल रेयर होती है, ठीक है, मतलब रेयर क्या, होती ही नहीं है कि सब लोग इकट्ठे पैसा लेने आ जाएंगे बैंक में कि हमें पैसा निकालना अपना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सपीरियंस शो करता है कि ऑल पीपल डो नॉट विड्रॉ ऑल द मनी एट द सेम टाइम, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ CRR इज ऑरिजिनेटेड। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट लाया गया CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, CRR, ठीक। द क्रेडिट क्रिएशन डिपेंड्स अपॉन CRR, यानी कि एक CRR की वैल्यू फिक्स करेंगे और उस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे इकोनॉमी में कितना मनी जनरेट हो सकता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेट कैश डिपॉजिट बाय कस्टमर इज 10,000, ठीक, जैसे पहला राउंड मतलब कैश डिपॉजिट हुआ 10,000 रुपये का, ठीक, और हमने CRR का परसेंटेज फिक्स कर दिया, मान लो 10%, ये एक एग्जांपल है 10%, ये फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है बार बार ही, ठीक, तो मैंने एक एग्जांपल के लिए फिक्स कर लिया 10%, यानी कि जो बैंक है, जिस बैंक में मैंने पैसा जमा कराया, ये RBI को कुछ पैसे जमा कराएगा, और वो कितना पैसा होगा, जितना भी कैश वो रिसीव करेगा उसका 10%, यानी कि इस 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये यहाँ जमा करा देगा, और लोन कितना दे पाएगा, 9,000 रुपये का, ठीक, समझ आ गया ना कि 10,000 रुपये इसको बैंक में मिले ए से, 1,000 रुपये इसने रख लिए, और बाकी 9,000 रुपये का लोन ये दे सकता है आगे, ठीक। अब सेकंड में ये 9,000 रुपये का जो लोन दे सकता है, लोन किसको देगा, मिस्टर बी को। अब ये मिस्टर बी का अकाउंट खुल गया, इसको हम क्या कहेंगे, डिपॉजिट ही बोलेंगे, ये प्राइमरी डिपॉजिट था मेरे अकॉर्डिंग, याद करो, और ये वाला क्या था, ये सेकेंडरी डिपॉजिट था, ठीक, 9,000 रुपये। अब 9,000 रुपये का एक और अकाउंट है, इस अकाउंट का 10% फिर बचा के रखेंगे, 900 रुपये, ठीक, और कितने का लोन दे पाएंगे हम, 80 100 का लोन दे पाएंगे, ठीक।
9000 माइनस 900 इक्वल टू 8100। अब ये सी के अकाउंट में जाएंगे 8100 का 10% फिर बचा के रखेंगे 810 7290 का लोन दे पाएंगे 8100 माइनस 810। इस तरह सिस्टम चलते चलते जो टोटल हम डिपॉजिट्स क्रिएट कर पाएंगे वो कितने के होंगे 1 लाख रुपीज़ के होंगे। जो टोटल लोन बेसिकली हम दे पाएंगे वो कितने के निकल के आएंगे 90,000 के लोन निकल के आएंगे और CRR कितना रहेगा हमारा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये इस तरह सिस्टम चलता है। इसको ज़्यादा डिटेल में सोचना नहीं, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है, हमें बस ये समझना है कि इसने 10,000 जमा करा है, 9,000 का लोन दे सकता है, 9,000 का अलग अकाउंट खोला उसका 8100 लोन दे सकते हैं, 8100 का अलग अकाउंट खोला तो 7290 लोन दे सकते हैं। इस तरह सिस्टम चलता है। तो डिमांड डिपॉजिट्स जैसे कितने के थे 10,000 के थे ना, सॉरी कैश रिजर्व्स कितने के थे, कैश डिपॉजिट 10,000 रुपये के, तो यहाँ पे टोटल डिपॉजिट्स कितने के बन गए 1 लाख रुपए के। अब ये कैसे बना देखो, डिमांड डिपॉजिट्स का एक फॉर्मूला होता है, डिमांड डिपॉजिट्स इज इक्वल टू कैश रिजर्व्स यानी कैश डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई बाय 1/CRR। ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक, यानी कि जैसे 10,000 रुपये के अगर कैश रिजर्व्स थे ना, तो हमने CRR कितना परसेंट लिया था 10%, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10। ठीक है 10%। ठीक, तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा ना 10,000 मल्टीप्लाई बाय, नीचे तो 10 रह जाएगा, परसेंटेज ऊपर 100 आ जाएगी, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा 1 लाख रुपए की। अगर आपके पास कैश रिजर्व्स 10,000 रुपये के हैं तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आप कितने के क्रिएट कर सकते हो, टोटल 1 लाख रुपए की डिपॉजिट्स आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक, ये एग्जाम्पल हुआ, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, लर्न कर लेना हाथ के हाथ। एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो कैश रिजर्व्स अगर 10,000 हैं और CRR मान लो 5% होता, तो क्या करता है 1 डिवाइडेड बाय 5%। ठीक, तो ये कितना निकल के आता फिर 10,000 मल्टीप्लाई बाय नीचे 5 ऊपर 100, तो कितने के हो जाते 2 लाख रुपए के। यानी कि CRR जितना कम होता जाएगा उतना इकोनॉमी में पैसा बढ़ता चला जाएगा, उतना मनी क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो CRR जितना कम होगा डिमांड डिपॉजिट्स या डिपॉजिट्स उतने ही इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। और CRR जितना बढ़ेगा डिमांड डिपॉजिट्स उतने कम होते चले जाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक, और ये जो 1/CRR वाली टर्म है ना, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इस चीज़ को 1/CRR को हम क्रेडिट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में K से लिख सकते हैं, K से डिनोट कर सकते हैं अपना। ठीक है, क्रेडिट मल्टीप्लायर। ठीक, 1/CRR। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अगर वीडियो में दिक्कत लगे तो एक दो बार रिपीट कर लेना, ये वर्किंग समझ आ जाएगी पूरी की पूरी। वैसे इतना ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है कि इसमें सिस्टम बस ये है कि पहले डिपॉजिट्स लो, लोन दो, और एक कॉन्सेप्ट चलता है कि फुल विड्रॉल नहीं है तो उस बेसिस पे क्रेडिट क्रिएट होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके अपने सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। ठीक है, पता है कौन सा था सेंट्रल बैंक, मैंने तुम्हें बताया भी था। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि कंट्रोल करता है पूरा मॉनेटरी सिस्टम ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, दैट कंट्रोल्स द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम। कौन सा बैंक है हमारे इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सेंट्रल बैंक है जो सारा काम करता है। कब खुला था, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। सेंट्रल बैंक हैज़ बीन हेडेड बाय गवर्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो मेन हेड होता है वो गवर्नर होता है, जो मैंने तुम्हें बताया था, नोट पे देखना तो साइन होते हैं नीचे एक पर्सन के, और वो कौन होता है, वो गवर्नर होता है। सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ अदर बैंक्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, सेंट्रल बैंक सारे के सारे अदर बैंक्स को भी रेगुलेट करता है पूरा। ठीक, और उसके आगे फिर इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक बहुत नंबर ऑफ फंक्शंस करता है, लेकिन उसके कुछ मेजर फंक्शंस यहाँ पे दे रखे हैं आपने। ठीक है, तो इसके हमारे टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हम अगली वीडियो में इसके कवर अप करेंगे। और एक क्वेश्चन इसमें अलग है
कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस क्या होता है। पेज नंबर 3 और चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में अपना। ठीक, चलो बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपना करते हैं फिर।